हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मलेरिया के कुछ और पॉइंट्स। मलेरिया लास्ट टाइम पढ़ा था और उसमें ही कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, वो उनमें जब भी वो जो मलेरिया कॉज करने वाला जीव होता है प्लाज्मोडियम, जैसे ही वो इंटर करता है तो वहाँ पे वो अलैंगिक विभाजन करता है और अपनी संख्या में को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लाल रक्त कणिकाएं फटने लगती है। और लाल रक्त कणिकाओं से उस दौरान एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है और ये टॉक्सिक पदार्थ जो होता है वो हीमोजॉइन कहलाता है। इस हीमोजॉइन के कारण ही लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे ठिठुरन या प्रत्येक 3 से 4 दिन में उच्च आवर्ती ज्वर या फीवर। और एक दिलचस्प चीज़ जो है मलेरिया के परजीवी में, प्लाज्मोडियम में, उसके जीवन चक्र में, वो ये है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर, 2 परजीवियों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। जो मानव है, मानव में वृहत आंत्र जो होती है, वहाँ पे एक प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि प्रोटोजोवन है और इससे और एक रोग फैलाता है और उसका नाम है अमीबता या अमीबिएसिस, या जिसको अमीबीय अतिसार भी कहते हैं। अमीबीय अतिसार भी कहते हैं। और इसके कई लक्षण होते हैं। उन लक्षण के बारे में देखते हैं। जो लक्षण होते हैं अमीबीय अतिसार के, वो है कब्ज और उदरीय पीड़ा और ऐंठन, उसके बाद अत्यधिक श्लेष्म मल, रक्त के थक्के वाला मल। ये सब लक्षण हैं अमीबीय अतिसार के। और उसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं। जो एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण जो रोग होता है अमीबता, ये इस रोग को फैलाती कौन है? घरेलू मक्खियाँ, जो कि एक वाहक के रूप में काम करती है। और जो होस्ट होता है या जो परजीवी होता है, और जो होस्ट होता है, जो संक्रमित हो जाता है, उसके मल से, संक्रमित व्यक्ति के मल से ये जो घरेलू मक्खियाँ होती है उसको खाद्य पदार्थों तक पहुंचाती है और उन्हें संदूषित कर देती है। और संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण का कारण बनता है। इस तरह से हमने ये पॉइंट देखा अमीबता के बारे में। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है सामान्य गोलकृमि के बारे में। सामान्य गोलकृमि, ठीक है, इसमें आता है एस्केरिस और फाइलेरिया कृमि, वुचेरिया, ये सब आते हैं। ये मनुष्य में रोगजनक होते हैं। और ये आंत्र के परजीवी की बात करें तो वो है एस्केरिस, और इसकी वजह से होता है एस्केरिस्ता या एस्केरिएसिस रोग होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो है आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, उसके बाद ज्वर या फीवर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध, ये सब लक्षण होते हैं एस्केरिस्ता के या एस्केरिएसिस रोग के। उसके बाद इसमें और आगे देखें तो जो एस्केरिस है वो परजीवी जो होता है, एस्केरिस परजीवी होता है। और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके भीतर उसका जो मल होता है, संक्रमित व्यक्ति का जो मल होता है, उसमें इस परजीवी के, इस
परजीवी के इस कृमि के अंडे होते हैं उसके मल में, और ये बाहर जब मल बाहर जाता है, संक्रमित मल, तो ये मिट्टी, जल और पौधों आदि को भी संदूषित कर देता है। आदि को भी आदि में भी ये परजीवी के अंडे में पहुंच जाते हैं। परजीवी के अंडे पहुंच जाते हैं मिट्टी, जल, पौधों आदि में। अब ये संदूषित चीज़ें स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति इन संदूषित पानी, शाक सब्जियों, संदूषित शाक सब्जियों, फलों आदि का सेवन करता है, और इस तरह से संक्रमण फैल जाता है। तो एक पॉइंट और है, उसके बाद बात करते हैं जो वुचेरिया होता है, कृमि है जो है वुचेरिया, जिसमें दो जो जाति आती है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई और वुचेरिया वूमेलाई, ये कृमि होते हैं। वुचेरिया की ये दो स्पीशीज़ है, जाति है। ये कृमि अंगों में प्राय एक पैर में या अर्धपाद में लसिका वाहिकाओं या लिम्फेटिक वेसल्स को धीरे धीरे बढ़ाती है, ठीक है, और जिससे दीर्घकालिक शोथ होता है, और ये अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं वुचेरिया, और रोग उत्पन्न करते हैं, जिसे हस्तीपाद रोग कहते हैं या हाथी पाँव रोग कहते हैं, या इसे शलीपद भी कहते हैं, या एलिफेंशियसिस कहते हैं, अथवा इसको फाइलेरिया कहते हैं या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। तो ये वुचेरिया के कारण फैलता है। इसमें जो अंग होते हैं, जननिक अंग, अक्सर वो भी प्रभावित होते हैं, जननिक अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, और इससे विरूपता आती है, बड़ी भारी विरूपता आती है, और इसका रोगवाहक जो होते हैं मादा मच्छर होते हैं, और ये स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और रोग को संचारित करती है। तो इस तरह से हमने वुचेरिया के बारे में पढ़ा, और उसकी वजह से हाथी पाँव रोग हो रहा है वो देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ये वंश है या जेनेरा है, इनमें जो कवक आते हैं वो दाद या रिंग वर्म कॉज करते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये रोग जो है मनुष्य में सामान्य है, और शरीर के विभिन्न भागों में दाद होता है, जैसे कि त्वचा, नाखून और शिरोवल्क या स्कैल्प। इन पर सूखी, शल्की विक्षतियाँ या स्केली लीजन होते हैं, ये इसका प्रमुख लक्षण है, स्केली लीजन। और विक्षतियों में तेज खुजली होती है, ऊष्मा और नमी के कारण यहाँ पे कवक जो होते हैं त्वचा के वलनों या फोल्ड में पाद उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, अथवा जैसे कि ग्रोइन में, वहाँ पैरों की उंगलियों के बीच में, ग्रोइन में जो ऊष्मा और नमी होती है उसकी वजह से कवक वहाँ पे पनपते हैं। ये कंडीशन उन्हें मदद करती है पनपने के लिए, तो इस वजह से वो दाद होते हैं। और इसके संक्रमण का मुख्य कारण जो होता है संक्रमित व्यक्तियों से और मिट्टी से भी होता है, और संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे के प्रयोग से भी दाद फैलता है। इस तरह से हमने दाद के बारे में देखा, जो कवकों के कारण फैलता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोग जो होते हैं उसको रोकना चाहिए, उसका निरोध करना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए व्यक्तिगत और जन स्वच्छता ये दोनों महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो इसमें आता है आपके शरीर को साफ रखना, और साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, शाक सब्जियाँ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, साफ फल आदि का सेवन, ये सब चीज़ें आती है व्यक्तिगत स्वच्छता में। जन स्वच्छता की बात करें तो एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता
ज़रूरी होती है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, उनके निरोध के लिए, उनके नियंत्रण के लिए। वही दूसरी चीज़ जो ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो है जन स्वास्थ्य। इसमें अपशिष्ट पदार्थों का जैसे मलमूत्र उत्सर्ग का समुचित निपटान किया जाता है। जलाशयों, कुंडों या पुल और मूल कुंडों या सेसपूल्स और तालाबों में समय समय पर सफाई की जाती है और उनका विसंक्रमण किया जाता है, तथा जन खान पान का प्रबंध ऐसा किया जाता है जिसमें स्वच्छता मानक पालन हो। और अनिवार्य ये सब चीज़ें, ये सब उपाय अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि जो रोग खाद्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों और पानी से संचारित होते हैं, जैसे कि एस्केरिस्टा, अमीबता, टाइफॉइड, इनको रोकने के लिए ये उपाय ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है वो संबंधित है निमोनिया और जुकाम, सामान्य जुकाम। तो निमोनिया और सामान्य जुकाम जो होता है वो वायवीय या एयरबॉर्न होता है। ये संक्रमित व्यक्तियों के कारण फैलता है या उनके सामान के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए उनके सामान के संपर्क से बचना चाहिए। और जो कीट रोगवाहक होते हैं उनके कारण मलेरिया होता है और फाइलेरिया होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है रोगवाहकों और उनके उनके प्रजनन या ब्रीडिंग की जगहों को नियंत्रित करना या उन्हें ख़त्म कर देना। ये आवासीय क्षेत्रों और आसपास में पानी जमा होने के कारण होता है, तो वो पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। और घरेलू शीतलकों या कूलर्स को नियमित सफाई करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के डिम्बों या लार्वा खाने वाली मछली जो होती है गुम्बेजिया जैसी मछली डालना चाहिए। गम्बूजिया जैसी मछली डालना चाहिए। खाइयों में जो होते हैं जैसे दलदल या अनूपो या जिनको स्वम्प्स कहते हैं, जल निकासी क्षेत्र जो होते हैं, इन पे कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर न घुस सके। और हाल ही में कुछ रोग वाहित बीमारी जैसे डेंगू जो कि एडिस मच्छर से और चिकनगुनिया ये व्यापक रूप से फैलती है, तो उन्हें रोकने के लिए उपाय कारगर है। ये उपाय महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है उसमें है इस तरह से जीव विज्ञान जो है वो प्रगति कर रहा है और उन अनेक संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे निपटने के लिए कारगर है। उनके लिए जीव विज्ञान से हमें हथियार मिले जैसे कि टीका या वैक्सीन, प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, तो ये टीका, वैक्सीन और प्रतिरक्षीकरण जो है वो चेचक जैसे जानलेवा रोग को पूरी तरह से उन्होंने उन्मूलन कर दिया है, हटा दिया है। और वैक्सीन की बात करें तो इसके इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटेनस जैसे संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर लिया गया है। आगे बात करें, एक पॉइंट जैव प्रौद्योगिकी का है या बायोटेक्नोलॉजी का है। इन्होंने अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने में मदद करी है। और बात करें जैविकों की या एंटीबायोटिक की या अन्य दूसरे औषधियों की, इनकी खोज ने रोग को प्रभावी उपचार करने में सक्षम बनाया है हमें। उसके बाद और आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। आगे के पॉइंट जो है वो प्रतिरक्षा से संबंधित है। रोज बहुत से संक्रामक कारक का हमसे सामना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ही हमें रोग का शिकार बना पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। और परपोषी या होस्ट जो है वो रोग कारक से लड़ने में कुछ क्षमता होती है उसकी, रोग कारक से लड़ने की, और इस क्षमता को बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। ये क्षमता होती है प्रतिरक्षी तंत्र के कारण। और प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है।
एक तो होती है सहज प्रतिरक्षा और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो ये सहज प्रतिरक्षा जो होती है इसमें अवशिष्ट ये अविशिष्ट होती है, ये जन्म से ही होती है, जन्म से मौजूद होती है और ये बाह्य कारकों के प्रति रोध खड़ा करती है। और ये 4 प्रकार की होती है। इसमें जो रोध होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है शारीरिक रोध होता है, या जिसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है। इसमें उदाहरण है त्वचा का, जो मुख्यतः सूक्ष्म जीवियों के प्रवेश को रोकता है, और श्वसन, जठरांत्र या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ पर आस्तरित एक और जो लेयर होती है उसको एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप कहते हैं या म्यूकस कोटिंग कहते हैं। ये भी जो रोगाणु होते हैं उनको रोगाणु को घुसने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी शारीरिक रोध की या फिजिकल बैरियर की। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा स्रोत होता है, जो दूसरा रोध होता है सहज प्रतिरक्षा में, उसकी बात करते हैं। तो वो है कायिकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर इसमें आएगा आमाशय के अम्ल, मुंह में लार, आंखों के आंसू, ये सब रोगाणुवीय वृद्धि को रोकते हैं। और तीसरा जो बैरियर है वो है कोशिकीय रोध, जो सहज प्रतिरक्षा में तीसरा रोध है, और इसको सेलुलर बैरियर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त में बहुरूप वाला, केंद्रक वाला श्वेताणु उदासीन रंजी होता है, या शॉर्ट में कहे तो PMNL होता है, अर्थात पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट होती है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट होती है, ठीक है, या PMNL होती है। या जिसे न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, इसको न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। और इसके जैसे दूसरे श्वेताणु और एक केंद्र का अणु होते हैं जिसको मोनोसाइट कहते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स, ये मोनोसाइट्स तथा कुछ प्राकृतिक मारक जैसे लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स ये सब हमारे रक्त में होती है। और ये प्रकार एवं कई प्रकार के होते हैं, एवं ऊतकों में ये वृहद भक्षाणु एवं ऊतक होते हैं। ठीक है, ये वृहद भक्षकाणु जो होते हैं या मैक्रोफेजेस होते हैं। भक्षकाणु मतलब जो भक्षण कर ले, तो ये रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, ये रोगाणु का भक्षण कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है साइटोकाइन रोध। ये विषाणु का जब भी संक्रमण होता है तो कोशिकाओं से इंटरफेरॉन रिलीज होता है, जो कि एक प्रोटीन है, इसका स्त्रावण होता है। और जो असंक्रमित कोशिकाएं जो होती है, और जो आगे विषाणु संक्रमण, जो असंक्रमित कोशिकाएं होती है उनको आगे विषाणु संक्रमण से बचाता है इंटरफेरॉन। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं अपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। रोग दूसरे टाइप की जो रोगजनक विशिष्ट होती है, और यह अभिलक्षण, इनका जो आधार होता है अभिलक्षण, वो स्मृति के आधार पर ये काम करती है। तो पहली बार जब भी कोई रोगजनक का सामना हमारा शरीर करता है तो यह अनुक्रिया करती है, ये रिस्पॉन्स करती है, और ये रिस्पॉन्स निम्न तीव्रता का होता है। इसे प्राथमिक अनुक्रिया भी कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक का जब सामना हमारा शरीर करता है तो ये बहुत उच्च तीव्रता का होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स बहुत उच्च तीव्रता का होता है, जिसको द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं, या पूर्ववर्ती या एनामिस्टिक भी कहते हैं। तो द्वितीयक अनुक्रिया होती है, और इसका जो कारण जो रहता है द्वितीय अनुक्रिया का, वो प्रथम मुठभेड़ की स्मृति होती है। और प्राथमिक और द्वितीयक जो प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है, ये रक्त में मौजूद दो विशेष लसिकाणुओं के कारण होती है, जिनको बी लसिकाणु और टी लसिकाणु कहा जाता है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जो रोग जनकों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी अनुक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बी लसिकाणु जो होती है, ये रक्त में कुछ प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है। जैसे रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बी लसिकाणु जो रक्त में होती है वो बी लसिकाणु जो है रक्त में कुछ प्रोटीन बनाती है, और ये एक तरह से सेना होती है, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है ताकि वे रोगजनकों से लड़ सके। और इन प्रोटीनों को ही प्रोटीन प्रतिरक्षी कहते हैं या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और बात करें दूसरे तरह की सेल की, टी कोशिका की, तो टी कोशिका खुद प्रतिरक्षों का स्रवण नहीं करती है, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिका की सहायता करती है। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु की, जो एंटीबॉडी बनती है। वो उसकी संरचना में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, और 2 छोटी होती है जिसको लघु श्रृंखलाएं बोलते हैं, 2 बड़ी श्रृंखला होती है जिसे दीर्घ श्रृंखलाएं बोलते हैं। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 से प्रदर्शित करते हैं। H I think 2 heavy chain and L I think 2 light chains. So H2L2 से प्रदर्शित करते हैं इन चेन को, दर्शाया जाता है इससे H2L2 से। और विभिन्न प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, जिनमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। तो GAME, IgG, IG means immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M and immunoglobulin E। ये प्रतिरक्षी कुछ उदाहरण है हमारे शरीर के प्रतिरक्षियों के उदाहरण है। ये रक्त में पाए जाते हैं, इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो 2 प्रकार की होती है उपाजित प्रतिरक्षा, उसमें प्रतिरक्षा में से जो माध्यमिक उपाजित प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, तो उन अनुक्रियाओं में से 2 प्रकार में से ये एक प्रकार है, तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया, ये एक पहला प्रकार, ठीक है। और अगला पॉइंट देखें तो वो दूसरे प्रकार की अनुक्रिया के बारे में है, दूसरे प्रकार की अनुक्रिया के बारे में जिसे कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, या जिसे CMI भी कहते हैं या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये दूसरा नाम हो गया उसका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। इस अनुक्रिया में जो टी लसिकाणु होती है, टी लसिकाणु में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के माध्यम से ही बनते हैं, टी लसिकाणु सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के माध्यम से बनते हैं। और हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत, ये सब जो अंग होते हैं, इन अगर संतोषजनक काम नहीं करते हैं तो ये काम करना मतलब अर्थात ये काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपचार बचता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोपण। प्रतिरोपण से ही फिर हमारे शरीर में ये फिर से काम कर पाएंगे। तो एक ही उपचार बचता है, प्रतिरोपण। तो रोगी को जो सामान्य जीवन जी रहा है उसको उपयुक्त दाता चाहिए, उसकी तलाश होती है। तो उसको उपयुक्त दाता ही क्यों चाहिए? क्योंकि हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते, क्योंकि डॉक्टर जांच करता है, पहले स्रोत देखता है, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोप या ग्राफ्ट जो होता है वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाते हैं। निरोप या प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अत्यावश्यक है। इसके बाद भी रोगी शेष जीवन प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं रोगी को। शरीर स्वयं और पर में भेद कर लेता है, भेद करने में सक्षम होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में होती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। और ये जो होती है निरोप को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। चित्र देखते हैं। चित्र में हम एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना को देखेंगे। चित्र में प्रतिरक्षी अणु की संरचना को देख रहे हैं। तो ये वाई शेप्ड होता है। ये जो बड़ी चेन होती है, ये जो बड़ी चेन है इसको बोलते हैं दीर्घ श्रृंखला।
और जो छोटी चेन होती है इस साइड से, ये है लघु श्रृंखला, ये लघु श्रृंखला। और जहाँ से एंटीजेंस जुड़ते हैं या प्रतिजन जुड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। ये भी प्रतिजन बंधक स्थल, ये प्रतिजन बंधक स्थल है। और ये जो एंटीजन है खुद से जुड़े होते हैं सल्फर बॉन्ड से, और आपस में भी सल्फर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और चूँकि ये प्रोटीन है इसलिए इनमें कार्बन होंगे, नाइट्रोजन्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो कोई भी परपोषी जो रहता है, ठीक है, या होस्ट रहता है, उस पर प्रतिजन अटैक करेगा, और इन प्रतिजनों को एंटीजेंस बोलते हैं। और एंटीजेंस अर्थात प्रतिजन ही वो जीवित भी हो सकते हैं या मृत हो सकते हैं, जीवित मृत रोगाणु हो सकते हैं या अन्य प्रोटीन भी हो सकती है। और जब ये प्रतिजन प्रतिपोषी में या होस्ट में या शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षी बनती है या एंटीबॉडी बनती है, एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडी बनती है, प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षी बनती है, पैदा होती है। और इस तरह की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये धीमी प्रोसेस होती है क्योंकि पूरी प्रभावशीलता अनुक्रिया प्रदर्शित होने में समय लेती है। और प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका दिया जाता है, जानबूझकर रोगाणुओं का टीका दिया जाता है अथवा प्राकृतिक संक्रमण किया जाता है। संक्रामक जीवों में शरीर में पहुंचता है, संक्रामक जीवों के शरीर में पहुंचता है, और इसके कारण सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, प्रेरित होती है, और शरीर की रक्षा होती है। कुछ केस में कभी कभी बने बनाए भी प्रतिरक्षी दिए जाते हैं, और ये सीधे शरीर में दिए जाते हैं। इस तरह की प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। हाल में जन्मे शिशु को जो माँ का दूध मिलता है वो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दुग्ध स्त्रवण या लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों में माँ स्रावित करती है पीले या तरल पीयूष को, या जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और इसमें प्रतिरक्षियों की मात्रा होती है, IgA की मात्रा होती है प्रचुरता से, और शिशु की जो रक्षा करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षी IgA शिशु की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा सगर्भता या प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को अपरा या प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है, क्योंकि ये बाहर से मिल रहे हैं, माँ से भ्रूण को मिल रहे हैं प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा, या माँ से लैक्टेशन के द्वारा शिशु को मिल रहे हैं, ये बाहर से मिल रहे हैं, इसलिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब शरीर के भीतर स्वयं से प्रतिरक्षी बनते हैं तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा होगी। इसके बाद अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। और उसमें आएगा टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। ये पॉइंट देख रहे हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो स्मृति के गुण के आधार पर काम करता है। टीकाकरण जो करते हैं इसमें रोगजनक तो देते हैं या निष्क्रिय रोगजनक देते हैं या दुर्बलीकृत रोगजनक देते हैं, ठीक है, या जिसे टीका बोलते हैं, ठीक है। तो दुर्बलीकृत करके या निष्क्रियित करके रोगजनक देते हैं। तो प्रतिजनी प्रोटीन जो होता है वो फाइनली शरीर में प्रवेश करता है, और प्रतिजनों के विरुद्ध हमारे शरीर में क्या बनेगा, उत्पन्न होगी प्रतिरक्षियाँ। एंटीजन के विरुद्ध बनेगी एंटीबॉडी, प्रतिजनों के प्रति बनेगी प्रतिरक्षियाँ। और ये वास्तविक एक बार प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा बन गई तो वास्तविक संक्रमण जब होगा, दूसरी बार जब वास्तविक संक्रमण होगा तो उस दौरान क्या होगा, रोगजनकी कारकों
को उस वास्तविक संक्रमण को निष्प्रभावी कर देंगे, उस रोगजनक की कारकों को निष्प्रभावी कर देंगे, क्योंकि प्रतिरक्षियाँ बन चुकी है और निष्प्रभावी बना देगी रोग को। और टीका जो होता है उसके बारे में बात करें तो टीका स्मृति बी और टी कोशिका भी बनाते हैं, ठीक है, जो परिवर्ती प्रभावन या सबसिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों का भारी उत्पादन करते हैं, जिससे वे हमलावर को हरा देते हैं। कौन? बी और टी कोशिकाएं। अगर व्यक्ति घातक रोगाणुओं से संक्रमित हो जाता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसे टिटेनस, तो प्रभावकारी या प्रतिरक्षी निष्पादित या प्रतिआविश या प्रतिविष एंटीटॉक्सिन ऐसी निर्मित आविष के लिए या विष के लिए प्रतिरक्षियाँ होती है, तो एंटीटॉक्सिन दी जाती है अगर तुरंत ही ज़रूरत है तो टीके रूप में सीधे दिए जाने की ज़रूरत होती है। अगर एकदम से कोई घातक एंटीजन है तो सीधे ही एंटीटॉक्सिन दिए जाते हैं टीके के रूप में। और इसका एक उदाहरण और देखते हैं कि सांप के काटे जाने पर इस मामले में रोगी को सुई लगाई जाती है। इस प्रकार प्रतिरक्षीकरण किया जाता है और बाहर से एंटी बॉडी दे रहे हैं या प्रतिरक्षियाँ दे रहे हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षण होगा और ये तुरंत ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बहुत घातक है। और पुनर्योगज डीएनए की बात करें तो या रिकॉम्बिनेंट, अगला पॉइंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी में ये जीवाणु से या खमीर या ईस्ट से जो रोगजनक होता है उनकी प्रोटीन बनाते हैं प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड इनका उत्पादन करते हैं और इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु टीकों की उपलब्धता खूब बड़ी है, जैसे कि खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका। ये इस तरह से हमने देखा प्रतिरक्षीकरण के बारे में। आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. See you in the next video.